नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। चकराता के लौखंडी में बर्फबारी हुई और बर्फबारी का पर्यटक मजा लेते नजर आए। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी और किसान दोनों काफी खुश हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबारी इसलिए खुश हैं क्योंकि पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसान भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी फसलों को फायदा मिले। चकराता की ऊंची चोटियों ने एक बार फिर से बर्फ से फरवरी के महीने में सफेद चादर ओढ़ ली है। भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मजा आ गया है। और क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी कब होगी, तो हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में चकराता में बर्फबारी शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिला। कुछ निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई, ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई। मुनस्यारी समेत दारमा और व्यास घाटियां सफेद चादर में लिपटी नजर आईं। मुनस्यारी में बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल गए। मौसम बदलने से पहाड़ों में ठंड एक बार फिर से लौट आई है। पहाड़ों में लंबे वक्त से बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन बदले मौसम का असर सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई दिया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरी है। सुबह धूप खिली थी, लेकिन अचानक दोपहर बाद मौसम बदल गया, बर्फबारी होने लगी। कई जगहों पर बर्फबारी हुई। प्रशासन की टीम को शनिवार को बद्रीनाथ धाम का दौरा करना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से प्रशासन की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई। औली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इससे स्थानीय कारोबारी के साथ साथ पर्यटक काफी उत्साहित है। जाहिर सी बात है, लगभग एक महीने बाद जो ये बर्फबारी फिर से हुई है, इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। बिजली का स्मार्ट मीटर जल्द ही आपके घर पर भी लगेगा, लेकिन इससे लगाने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात शनिवार को ऊर्जा सचिव ने साफ कर दी है। लेकिन स्मार्ट मीटर है कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ यहाँ पर प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, सीधा देख रहे हैं आप लोग, प्रीपेड मीटर को तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ तस्वीर आप देख रहे थे सिग्नल न्यूज में। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़े और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए। तो शनिवार को स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने और भ्रम दूर करने खुद डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने आए और स्मार्ट मीटर क्यों सही है ये बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने से गलत बिल की शिकायतें नहीं आएंगी। मोबाइल ऐप में रोज की रीडिंग और बिजली खर्च देखा जा सकेगा। नया स्मार्ट मीटर लगने और पुराने के बदले नया मीटर लगने पर कोई फीस नहीं लगेगी। अभी पूरे प्रदेश में पोस्ट पेड मीटर लगेंगे, यानी खर्च करने के बाद बिल जमा करना होगा। अगर कोई प्रीपेड करना चाहे तो उसे बिल में 4% की छूट मिलेगी। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर पर पब्लिक को कोई भ्रम ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मंत्री, विधायक, अफसरों के घर स्मार्ट मीटर लगाने को कहा है। तो एक इंस्ट्रक्शन तो कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूं। वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था, और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। उत्तराखंड में 15,88,000 स्मार्ट मीटर अगले 2.5 साल में लगने हैं, जबकि अब तक करीब 24,000 मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़े पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है, तो कांग्रेस ने यही पलटवार बीजेपी पर किया और सवाल उठाया कि कौन मंत्री, अफसर अपनी जेब से बिल भरता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसको ऐसे नीतिगत निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। और जिस प्रकार से हल्की राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आखिरकार मीटर
पहले भी लगते थे, मीटर आज भी लग रहे हैं। आज प्रामाणिकता के आधार पर व्यक्ति को ये अधिकार मिल रहा है कि उसके वो कितना बिजली किस एक दिन में कितनी खर्च कर रहा है, इसकी विशेष जानकारी उसको रहती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। शासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्रियों के आवास पर भी, अधिकारियों के आवास पे भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। कांग्रेस का कहना है मंत्रियों और अधिकारियों के आवास पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे उनका रिचार्ज तो सरकारी विभाग करेंगे, जनता को तो अपने पैसे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करना है। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी इस काम को अंजाम तक पहुंचने में 2.5 साल लगेंगे। वहीं ऊर्जा सचिव ने ये भी साफ कर दिया कि उत्तराखंड देश का कोई अकेला राज्य नहीं है जहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए भ्रम न फैलाया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी रखी विमला बहुगुणा के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 93 साल की विमला बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया था। स्वर्गीय विमला प्रख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी और चिपको आंदोलन समेत जन सरोकार के मुद्दों पर सक्रिय रही हैं। पौड़ी गढ़वाल के बीजेपी सांसद अनिल बलूनी एक और संसदीय कमेटी में शामिल किए गए हैं। इनकम टैक्स बिल पर इतनी बनी सिलेक्ट कमेटी में उन्हें जगह दी गई है। अनिल बलूनी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी जेपीसी में भी शामिल हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा को इनकम टैक्स बिल पर बनी सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पार्टी के सीनियर नेताओं से लेकर छोटे नेताओं को बिना वजह बयान न देने की हिदायत दी थी। वहीं सोशल मीडिया और मीडिया में ऐसे कमेंट करने को मना किया है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने इसे सही फैसला बताया और ये भी कहा कि लेटर जारी करने पर कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बयान देने और कमेंट करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मलेरिया का इलाज करना है तो कुनैन की कड़वी गोली खानी पड़ेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सोच अच्छी है, लेकिन जिनको नसीहत दी है वो कितना मानेंगे, बात ये है। खाली चिट्ठी जारी करने से काम नहीं चलेगा। जो भी लोग उस दायरे में आए, उस गाइडलाइन में आए, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस बहुत सारा नुकसान उठा चुकी है ऐसे बयानों से, ऐसी कार्रवाइयों से, तो उसके इलाज के लिए जरूरी है कि कुछ कठोर कदम लिए जाएं। जब मलेरिया शरीर को हो जाता है तो कड़वी कुनैन की गोली खानी पड़ती है। मेहरा जी ने हरीश रावत जी सहित सब लोगों को ये संदेश दिया है कि उनको अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए, पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म में रखनी चाहिए, जो स्वागत योग्य है। लेकिन नसीहत उन लोगों को दी जा रही है जिन पर इस नसीहत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चमोली में माणा और पिथौरागढ़ में गुंजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखबा आने वाले हैं और ये भी बॉर्डर जिले का पहला गांव है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले में आ रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर जिलों और गांवों को प्रमोट कर रहे हैं। सत्ताईस फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले का दौरा तय माना जा रहा है। सीमांत जिले उत्तरकाशी के पहले गांव मुखबा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मां गंगा के पूजन के साथ जहां शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन होगा, वहीं बॉर्डर का गांव मुखबा भी प्रमोट होगा। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश आए तो बॉर्डर विलेज गुंजी को प्रमोट किया। साल 2022 में बद्रीनाथ में रात्रि प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री चमोली जिले के माणा गांव पहुंचे तो बॉर्डर के आखिरी गांव को पहला गांव बताया। बॉर्डर जिले चमोली और पिथौरागढ़ के बाद उत्तरकाशी तीसरा बॉर्डर जिला है जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। हम लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे सीमांत गांवों में जो प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में जो है साबित हो रहा है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इस समय मुखबा आ रहे हैं। बहुत ही अलभ्य जगह है, लकड़ी के मकान बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आएगा।
निश्चित रूप में मुखबा और उसको टूरिज्म में हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के बॉर्डर विलेज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका फायदा लोकल पब्लिक को भी मिल रहा है। वाइब्रेंट विलेज से लेकर टूरिज्म स्पॉट तौर पर गांवों का प्रमोशन हो रहा है। यही वजह है कि पहली बार उत्तरकाशी आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे से बड़े प्रमोशन की उम्मीदें हैं। ये वास्तव में जनपद उत्तरकाशी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि वह जनपद उत्तरकाशी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में, मैं कहूंगा वाइब्रेंट विलेज में वो आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति से जनपद उत्तरकाशी नहीं बल्कि ये चारों धामों में एक बेहतर होने की उम्मीद है। और उनके जो विजन है वो वहाँ पर जो शीतकालीन जो यात्राएं हैं उसको बढ़ाव के लेकर और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के बार बार आने का असर यात्रा पर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में प्रधानमंत्री के आने का फायदा देश के पहले गांवों को मिल रहा है। अब इसके और आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। श्यामपुर कांगड़ी में 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी दिए गए थे, बावजूद इसके काम न रोके जाने पर एक्शन हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटवाया है। HRDA की तरफ से 5 भूमाफियाओं द्वारा विकसित की जा रही अलग अलग जगहों पर 63 बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है। आपको बता दें कि HRDA के कई बार नोटिस के बावजूद भूमाफिया नियमों के खिलाफ कॉलोनी काट रहे थे, जिसके बाद HRDA ने बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। हरिद्वार के सती घाट पर 170 लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया है। एक सामाजिक संस्था की टीम ने कनखल के सती घाट पहुंचकर विधि विधान से लावारिसों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। दिल्ली के शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में लावारिस अस्थियां पड़ी रहती हैं, जिनको आज गंगा में विसर्जित किया गया। जोशीमठ आपदा आने के बाद अभी तक सुरक्षा संबंधित काम शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं प्रशासन जल्द काम करने का दावा कर रहा है। जोशीमठ नगर में 2 जनवरी 2023 में दरार पड़ने की घटना के बाद आज भी हालत जस के तस है, क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर में सुरक्षात्मक सीवर, नालों का निर्माण और ड्रेनेज का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। 23 में जोशीमठ भूदशाओं की जो आपदा आई थी, उसके पश्चात लगभग 2 साल का समय बीत चुका है और अभी तक उस भूदशाओं के संदर्भ में जो भी नीतियां बनी हो, जो भी DPRA बनी हो, अभी तक धरातल में कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वार्ड नंबर 1 गांधीनगर का रहने वाला हूँ। 2023 से स्थिति बराबर बनी और जिसमें कि अभी तक शासन ने कोई भी चीज़ का ठोस कदम नहीं लिया है और हमारे जो 2 कमरे का पेमेंट हो रखा है, बाकी उसी टूटे फूटे घर पर हम रहते हैं और ना ही हमारे पास कहीं रहने की लायक ज़मीन है, न जा सकते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लगभग 217 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है और जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिससे अलकनंदा नदी का ट्रीटमेंट, ड्रेनेज और सीवर के काम किए जाएंगे। इस पे शासन स्तर पर भी होमवर्क हो रहा है और जो पहली किस्त है वो शायद आएगी और जो हमारा ट्रीटमेंट वर्क है और जो ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क होना है वो काम जल्दी ही शुरू होंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। 2 साल से सुरक्षा के इंतजार में नगर वासियों को एक बार फिर से आश्वासन मिला है कि जल्दी सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि धरातल पर जोशीमठ का नक्शा कब तक बदलता है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
फायर सीजन के शुरू होते ही फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वन विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। चक्राता वन प्रभाग के दफ्तर पर वन आरक्षी अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वन सेवा नियमावली 2016 को पहले की तरह लागू किया जाए। इसके साथ ही वन बीट अधिकारियों को आवासीय भत्ता भी मिले। वहीं पुलिस कर्मचारियों की तरह 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी मिले। जैसे हमारे पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, तो इसी प्रकार हम भी है, हम वन विभाग के ये रेट की हड्डी कहे जाते हैं। न्यूनतम स्तर मतलब जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड पद है, तो अगर हमें कहा जाता है कि हम वन विभाग की रेट की हड्डी हैं, तो हमें माना भी जाए ना, हमारी मांगे फिर क्यों नहीं पूरी की जाती है। 24/7 की हमारी ड्यूटी होती है। इसी तरह पुलिस प्रशासन के कर्मचारी की भी होती है, लेकिन उनको बजाय उनको दी जा रही तनख्वाह वो 13 महीने की सैलरी, तो हमें भी मिलनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति धरने में बैठ सकता है, कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, लेकिन सरकार नियमों के अनुकूल काम करती है। नियमों में प्राविधान है 66% आपको बाई प्रमोशन भरी जाएंगे पद, और 33% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा, वो डायरेक्ट लिया जाएगा। वो जब तक नियमावली में 66-33 का प्राविधान है, सरकार उसी का पालन करेगी। बुरांश राज्य वृक्ष तो है ही, इसलिए ये पहाड़ के जीवन से भी जुड़ा हुआ है और रोजगार का भी एक जरिया रहा है। आमतौर पर कई बार बुरांश पर जलवायु परिवर्तन का असर देखा गया है। इन दिनों पहाड़ के जंगलों में बुरांश अपनी लालिमा बिखेरने लगा है। देखिए, पहाड़ों के जंगलों में ये लालिमा बुरांश के फूलों की है। बुरांश के फूल खिलने से पेड़ लदगद होने लगे हैं और अपनी रंगत बिखेरने लगे हैं। नैनीताल के आसपास के जंगलों में चटक रंग की दमक ऐसी छाई है कि जंगल मनमोहक दिखने लगे हैं। उत्तराखंड के जो हम कहेंगे कि संस्कृति और उसके पर्यावरण का एक हिस्सा है बुरांश, जिसे हम सब लोग रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जानते हैं। और ये लाल जो उसका फूल होता है वो बहुत बढ़िया सा लगता है। उसके लाल कलर के पेटल्स जो हैं अपनी खूबसूरती से पूरे जंगल को लाल कर देते हैं, और उत्तराखंड के जो जंगल हैं उसकी एक निशानी के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा बसंत का महोत्सव आता है, बसंत में ये बिल्कुल जंगल को लाल कर देता है। बुरांश औषधीय गुणों से भी भरपूर है और इसके फूलों का जूस कई बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति देता है। वहीं बुरांश आज पहाड़ पर रोजगार का भी जरिया है, क्योंकि इसके औषधीय गुणों के कारण लोग इसके जूस को काफी पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, चाहे विटामिन ए है, बी, सी एक कंप्लीट है उसमें, और कार्डियक जो प्रोटेक्टिव है, विटामिन है, और उसमें बहुत सारे कोएंजाइम है, तो उससे बॉडी में एक तो मिनरल मिलेगी, और दूसरा जो है हमारा हार्ट जो है का प्रोटेक्शन, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा उससे, तो अब बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। नैनीताल में बुरांश के फूल पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। इसे देखने के लिए सैलानी जंगलों का भी रुख कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।